हेलो एवरीवन। तो जैसा कि एपिसोड के लास्ट पे हमने देखा कि महाराज गिरने वाले होते हैं और वो जियोंग को पकड़ते हैं तो जियोंग भी उनके ऊपर गिर जाती है। फिर वो दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं, फिर होश में आते हैं और खड़े होते हैं। खड़े होकर महाराज कहते हैं कि ये सब तुम्हारी गलती है, अगर तुम इस तरह से मेरे पीछे न आती तो मैं लड़खड़ाकर गिरता ही ना। तो जियोंग कहती है कि इल्जाम क्यों लगा रहे हो, कभी कभी पैर फिसल जाता है। फिर जियोंग अपने कपड़े साफ करने लगती है तो वो देखती है कि उसके हाथ पर एक खरोच आ जाती है। तो महाराज फौरन से जियोंग के पास आते हैं और कहते हैं कि तुम मुझे दिखाओ। महाराज देखते हैं तो कहते हैं कि ये कोई खरोच नहीं है, तुम्हें तो चोट लगी है और मैं अभी शाही वेद को बुलाता हूँ। तो जियोंग कहती है कि नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, शाही रसोई में ऐसी चोटें तो लगती रहती हैं। तो महाराज कहते हैं कि अच्छा, मुझे नहीं पता था, मैं तुरंत आदेश देता हूँ, वो चाकुओं की धार थोड़ी कम कर देंगे। तो जियोंग कहती है कि नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, अब मेरा थैला मुझे वापस मिल गया है तो अब मुझे वापस जाना होगा। तो महाराज कहते हैं कि थैला मिलने से वापस जाने का क्या मतलब है। तो जियोंग कहती है कि नहीं, जो इसके अंदर है उससे मैं वापस जाऊंगी। तो महाराज पूछते हैं कि क्या है इसके अंदर। तो जियोंग कहती है कि मांगुन रोक। जियोंग अपने बैग में हाथ डालती है तो उसके अंदर मांगुन रोक नहीं होती। तो जियोंग कहती है कि इसमें तो नहीं है, फिर अपने बैग से वो सारी चीजें बाहर फेंक देती है। जियोंग देखती है तो उसमें ना ही उसका फोन होता है और ना ही मांगुन रोक। तो जियोंग अपना सर पकड़ती है और कहती है कि वो आखिर कहाँ चली गई। तो महाराज कहते हैं कि बावर्ची जियोंग, तुम्हारे थैले में पहले कोई किताब नहीं थी। जियोंग महाराज से पूछती है कि आपको ये कहाँ से मिला। तो महाराज कहते हैं कि मुझे तो ये मुख्य शाही सचिव ने दिया है। तो जियोंग कहती है कि क्या सच में आपको ये मुख्य शाही सचिव ने दिया है। फिर हमें महाराज, जियोंग और मुख्य शाही सचिव को दिखाते हैं। मुख्य शाही सचिव कहते हैं कि महाराज, जब मुझे ये थैला मिला था तो इसमें कोई किताब नहीं थी। तो महाराज कहते हैं कि आप झूठ तो नहीं बोल रहे। तो मुख्य शाही सचिव कहते हैं कि महाराज, मैं आपके सामने झूठ बोलने की हिम्मत कर सकता हूँ क्या। जियोंग कहती है कि ये झूठ बोल रहे हैं महाराज, वो किताब मेरे थैले में ही थी। और मुख्य शाही सचिव से कहती है कि देखो, चुपचाप झूठ बोलना बंद कर दो और मेरी किताब मुझे लौटा दो। तो मुख्य शाही सचिव कहते हैं कि देखो, मेरे पास नहीं है किताब, अगर मेरे पास होती तो मुझे देने में क्या दिक्कत थी। तो महाराज कहते हैं कि बावर्ची जियोंग, मुझे लगता है कि जब आपका थैला पहाड़ी से नीचे गिरा था तो शायद उसमें से किताब निकल गई होगी। तो जियोंग कहती है कि मेरी लिपस्टिक, पाउच, वॉलेट, पासपोर्ट सब कुछ यहीं पर है, तो किताब कैसे निकल सकती है। तो महाराज कहते हैं कि मैं भी यही सोच रहा हूँ और तुम खुद ही सोचो, मुख्य शाही सचिव को तुम्हारी किताब छुपा कर क्या मिलेगा। तो मुख्य शाही सचिव भी हाँ में सर हिलाते हैं। तो जियोंग कहती है कि मुंडी क्या हिला रहे हो। मुख्य शाही सचिव कहते हैं कि मेरे पास नहीं है। फिर महाराज कहते हैं कि चलो हम एक काम करते हैं, मंत्रियों से बात करने के बाद मैं सिपाहियों को सालकुची जंगल भेजूंगा तुम्हारी किताब ढूंढने के लिए, और अगर तब भी ना मिली तो मैं सारे देश में ऐलान कर दूंगा कि जो इस किताब को ढूंढ के लाएगा उसे मैं इनाम दूंगा। तो तुम अब खुश हो ना। तो जियोंग कहती है कि क्या आप सच में ऐसा करेंगे। महाराज, मेरा घर वापस लौटना बहुत ज्यादा जरूरी है, मुझे भविष्य में लौटना ही होगा। तो महाराज कहते हैं कि ठीक है, अगर तुम्हें उसकी इतनी ही जरूरत है तो मैं किसी भी कीमत में उसे ढूंढूंगा। तो जियोंग मुंह बनाते हुए कहती है कि ठीक है, अब तब तक मैं यहीं पर टाइम पास करूंगी। फिर जियोंग वहाँ से मुंह लटकाए हुए चली जाती है। फिर हमें शाही रसोई दिखाई जाती है जहाँ पर सभी बावर्ची मदिरा यानी शराब पी रहे होते हैं। बावर्ची इन सबको बता रहे होते हैं कि मैंने सुना है महाराज भी यही शराब पीते हैं और ये बहुत अच्छी है, इसकी खुशबू और हल्का मीठापन मुंह में लेने के बाद दिल करता है कि इसे मुंह में रखे रहो। फिर वह सभी शाही रसोई के नाम चीयर्स करते हुए पीने लगते हैं। फिर इतने में वहाँ पर जियोंग आ जाती है तो सभी शराब को छुपाने लगते हैं। बावर्ची इम भी मदिरा का मटका छुपा रहे होते हैं। बावर्ची इम कहते हैं कि शाही रसोईया जी, आप कहाँ रह गई थी। तो जियोंग कहती है कि हाँ, बस थोड़ा सा लेट हो गई। फिर जियोंग स्मेल करती है और कहती है कि ये खुशबू कैसी है, तुम सब पी रहे थे ना। तो सभी कहने लगते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। फिर जियोंग एक बॉल में पड़ी हुई मदिरा उठाती है और स्मेल करती है और कहती है कि मदिरा ही तो है। सभी बावर्ची इम पर नाम डाल देते हैं कि ये बावर्ची इम ने बनाई है। तो बावर्ची इम कहते हैं कि ये आज सुबह ही बनी थी तो मैंने सोचा थोड़ी सी चख ली जाए। फिर बावर्ची इम जियोंग को भी देते हैं और कहते हैं कि ये चीज ही ऐसी है, आप भी इसे थोड़ा चक्कर देखिए। तो बावर्ची इम कहते हैं कि क्या आपको मदिरा हजम नहीं होती। तो जियोंग कहती है कि नहीं, हजम तो मैं सब कर लेती हूँ। फिर हम देखते हैं कि जियोंग बहुत ही ज्यादा मदिरा पी लेती है और जियोंग को मदिरा चढ़ भी जाती है और वो गाना गाने लगती है। फिर गाना गाते हुए रुकती है और कहती है इसमें कोई सुर और ताल ही नहीं है, अगर गाना गाना ही है तो
धुन में गाना चाहिए और तबला तो तुम लोग ही बजाओगे ना। फिर सभी जियोंग को बीट देने लगती है और जियोंग अपनी आप बीती उन सबको बताने लगती है। फिर हमें रात में जियोंग को उसके रूम में दिखाया जाता है जहाँ पर वो सो रही होती है। किलगिम भी जियोंग के पास बैठी होती है। जियोंग उठती है तो कहती है कि मैं यहाँ पर कैसे आई। फिर उसे शाही खाने का याद आता है तो कहती है कि शाही खाने का क्या हुआ। तो किलगिम कहती है कि दीदी आप फिक्र न करें, आज बावर्ची इनको शाही खाना बनाने के लिए कहा गया था। फिर किलगिम जियोंग से पूछती है कि दीदी कोई परेशानी है क्या। फिर वो जियोंग की नकल उतारती है जब वो नशे में मांगू रोज चिल्ला चिल्ला कर रो रही थी। किलगिम कहती है कि दीदी आप ऐसे क्यों कर रही थी। तो जियोंग कहती है कि मैं तुम्हें क्या बताऊं किलगिम, मुझे मेरा थैला मिल गया। तो किलगिम कहती है कि उसमें मांगन रोक नहीं मिली। तो जियोंग कहती है कि ये तुम्हें कैसे पता। तो किलगिम कहती है कि आपने सब कुछ तो बता दिया है नशे में। तो जियोंग कहती है कि अच्छा, और फिर रोते रोते कहती है कि मैं तो घर जाने का सपना सजाए बैठी थी और ये क्या हो गया। तो किलगिम कहती है कि कोई बात नहीं, महाराज ने आपसे वादा किया है ना, वो आपको जरूर ढूंढ के देंगे मांगन रोक। तो जियोंग शॉक होती है और कहती है कि मैंने ये भी बोल दिया। तो किलगिम कहती है कि एक बार नहीं पूरे 35 बार। महाराज आपके लिए इतना कुछ कर रहे हैं तो आपको परेशान होने की क्या जरूरत है। तो जियोंग कहती है कि नहीं नहीं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरा सर फट रहा है। तो किलगिम कहती है कि हाँ दीदी आप सो जाएं, आपकी तबीयत वैसे भी नहीं ठीक। फिर हमें महाराज को दिखाते हैं जो ये कह रहे होते हैं कि वो जहाँ से आई है वहाँ वापस जा रही है। फिर महाराज जियोंग की बातों को सोच रहे होते हैं और कहते हैं कि बार बार तुम कहाँ जाने की बात करती हो, भविष्य में तुम कहाँ जाओगी। फिर हमें सुबह में महाराज को राजमंत्रियों के साथ दिखाया जाता है। महाराज उनसे कहते हैं कि मिंग के दूध को हमारा खाना पसंद नहीं आ रहा। तो मंत्री कहते हैं कि जी हाँ, हमें ये संदेश मंत्री यू ने दिया है जो वहाँ पर मिंग के साथ मौजूद है। वो बिला वजह हमारे खाने में गलतियाँ निकाल रहे हैं और ऐसा करके वो सबको ये बताना चाहते हैं कि मिंग के दूध के साथ हम अच्छे से पेश नहीं आ रहे और वो इसके बदले में हमसे कुछ और मांग भी रख सकते हैं। फिर महाराज पूछते हैं कि पिछले मिंग के दूध को हमने क्या क्या दिया था। तो मंत्री इम सुयांग महाराज को सब कुछ बताते हैं। तो महाराज कहते हैं कि हमने जिनसेंग नहीं दिया था, तो इसका मतलब है कि वो वही चाहते हैं। तो मंत्री कहते हैं कि महाराज अब हम क्या करें, क्यों ना हम उनके लिए कुछ ऐसा खाना बनाएं जो उनको पसंद आए। तो महाराज कहते हैं कि कोई जरूरत नहीं, उन्हें भूखा मरने दो। तो मंत्री कहते हैं कि महाराज वो भी हमसे अपनी बातें मनवाने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं, अगर हमने उन्हें भूखा छोड़ा तो वो हमें घटिया माल बेचेंगे, पिछली बार भी उन्होंने ऐसे ही किया था। तो महाराज कहते हैं कि इतने डर के साथ आप लोग राजनीति कैसे करेंगे। तो मंत्री सांग कहते हैं कि महाराज बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अब हमें इन सब को छोड़ के इसका हल निकालने की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। फिर सभी मंत्री बोलने लगते हैं तो महाराज उन सबको खामोश करवाते हैं और कहते हैं कि मैंने सुना है वो अपने साथ 3 बावर्ची लेकर आए हैं, तो वो भूखे तो नहीं मरने वाले। मिंग का दूध चाहे यहाँ पर जैसे भी आए, लेकिन हम उनके हाथ की कठपुतली कभी नहीं बनेंगे। तो आप सबको मेरी बात समझ में आई। तो सभी मंत्री कहते हैं कि जैसा आप कहें महाराज। तो महाराज कहते हैं कि आज की हमारी मीटिंग यहीं पर खत्म हुई, जो तय हुआ है आप सब उसी के मुताबिक काम करें। और फिर महाराज वहाँ से चले जाते हैं। महाराज के जाने के बाद सभी मंत्री बातें करने लगते हैं कि महाराज ऐसा कैसे कर सकते हैं और आखिर महाराज करना क्या चाहते हैं, हम उन्हें कैसे खाना ना दें। इतने में मुख्य शहर सचिव कहते हैं कि भूखा मरने दो, ऐसा जवाब आएगा, मैंने तो ये सपने में भी नहीं सोचा था। और आप सबको क्या लगता है कि महाराज उन्हें भूखा रहने देंगे। महाराज ने कहा है कि जो कुछ तय हुआ है उसके मुताबिक काम करें, तो आप सभी लोग अपना काम करें। तो मंत्री कहते हैं कि हम भी बेवजह में ही परेशान हो रहे थे। फिर हमें बोंगसी को शाही बावर्चियों के साथ दिखाते हैं। बोंगसी उनको बताते हैं कि मिंग का दूध महल पहुंच चुका है और हमें उनके लिए खाना तैयार करना है। उन लोगों ने कुछ नहीं खाया है क्योंकि उन्हें जोसियों का खाना पसंद नहीं आ रहा था, तो इसलिए इस बार कुछ अच्छा बनाना। तो जियोंग कहती है कि उन्हें यहाँ का खाना पसंद नहीं आया। बावर्ची कहते हैं कि इसका मतलब है कि वो दिन भर के भूखे होंगे। बोंगसी कहते हैं कि सुनने में तो यही आया है। बावर्ची मैंग कहते हैं कि सुना है मिंग में ये कौन भी खाने का बहुत शौकीन है, तो हमें खाने में कुछ स्पेशल तो ऐड ही करना होगा। तो जियोंग कहती है कि फिर तो हमें कुछ ऐसा बनाना
बनाना चाहिए जो उन्होंने पहले कभी ना खाया हो। बोंगसी कहते हैं कि क्या कुछ ऐसा बन सकता है, तो जियोंग कहती है कि मैं सोच तो रही हूँ लेकिन पता नहीं कि उनको ये कितना पसंद आएगा। तो बोंगसी कहते हैं कि मुझे राहत मिली, लेकिन फिर भी हमें ध्यान रखना होगा क्योंकि युगोंग थोड़ा सा सरफिरा भी है। तो बावर्ची कहते हैं कि मैंने भी कुछ ऐसा ही सुना है और वो मनोरंजन के बहाने अपने साथ अपने काबिल-तीन बावर्ची भी लेकर आया है जिनका मुकाबला वो जोसियों के बावर्चियों के साथ करवाना चाहता है। बावर्ची मैन कहते हैं कि अच्छा, तो आपने भी ये सुना है, और तो और वो जहाँ से भी गुजरते हैं वहाँ के बावर्ची यही कहते हैं कि इन लोगों ने हमें खाना बनाने में मात दी है। फिर हमें महाराज को दिखाते हैं जो युगोंग के पास होते हैं। महाराज कहते हैं कि आप लंबा सफर करके आ रहे हैं, जरूर थक गए होंगे और मैंने सुना है कि आपको जोशियों का खाना पसंद नहीं आ रहा और इससे आपको काफी तकलीफ हुई होगी। तो मंत्री युगोंग को चाइनीज में ट्रांसलेट करके बताते हैं कि महाराज ने उन्हें क्या कहा है। तो युगोंग कहता है कि हमें भूखे रहने की नौबत नहीं आई क्योंकि हमारे बावर्ची हमारे साथ थे। तो महाराज कहते हैं कि ये जरूर कमाल के बावर्ची होंगे। तो युगोंग कहता है कि ये सिर्फ बावर्ची ही नहीं बल्कि रक्षक भी हैं। फिर शाही रसोई में भी बावर्ची मिंग से आए हुए बावर्ची के बारे में बता रहे होते हैं। बावर्ची सबसे पहले शेफ बाइलोंग का बताते हैं। युगोंग भी अपने बावर्ची बाइलोंग के बारे में बताता है। तो जियोंग हंसने लगती है और कहती है कि ये तो कोई मूवी का सीन लग रहा है। फिर बावर्ची मैन कहते हैं कि दूसरी है बाइलोंग की भतीजी और उसका नाम है याफिशु और इसे खाने की रानी भी कहते हैं। तो जियोंग कहती है कि देखा जाए तो उसे बस अलग अलग तरह के खाने की जानकारी है। बावर्ची कहते हैं कि जो तीसरा है वो इन दोनों से अलग है, इसकी खाना बनाने की तेजी उसकी चाकू की धार से भी ज्यादा है और इनका नाम है काउनवेली। जियोंग कहती है कि इन किरदारों के साथ एक अच्छी मूवी बन सकती है और फिर कहती है कि वैसे जानकारी अच्छी थी। खिलजिम कहती है कि हाँ, ये सब एक से बढ़कर एक है। बावर्ची कहते हैं कि इनके सामने मुझ जैसा बावर्ची जो कुछ दिन के लिए विदेश से सीखा है वो भी फीका पड़ जाएगा। बोंगसी कहते हैं कि तुम ये संभाल लोगी ना। तो जियोंग कहती है कि ये सुनकर मुझे कहावत याद आ गई कि खाने के लिए कुछ नहीं दावत में, बस बाजार में चर्चे हैं। फिर युगोंग महाराज से कहता है कि मैं अपने बावर्चियों से कुछ ऐसा बनवाऊंगा जो आपने पहले कभी नहीं खाया होगा। तो महाराज कहते हैं कि आपका शुक्रिया, मैं इसका इंतजार करूंगा। और फिर कहते हैं कि इनसे कहिए कि हमारे पास भी एक खास मुख्य राज्य रसोईया है और इस बार हम इन्हें जोसोन के खास पकवानों का स्वाद चखाएंगे। तो युगोंग कहता है कि उसे भी डायन बावर्ची के बारे में पता है और उसे बेसब्री से इंतजार भी है। तो महाराज कहते हैं कि आप जल्द ही उसका स्वाद चख पाएंगे। फिर हमें जियोंग को दिखाते हैं जिसने बटर बनाया होता है और अपने सभी बावर्चियों से कहती है कि ये है वो चीज जिससे हम आज उनका नाश्ता बनाएंगे और इसे हम कहते हैं बटर। तो सभी बटर का उल्टा सीधा नाम लेने लगते हैं। तो बावर्ची कहते हैं कि तुम्हें लगता है कि तुम युगोंग का दिल इस स्वाद से जीत सकोगी। तो जियोंग कहती है कि हाँ बिल्कुल, अगर दावत की शुरुआत मीठे से की जाए तो आधी बाजी आपकी होती है और रही बात मिंग से आए हुए दूतों की तो उन्हें मीठा खिलाकर उनमें एनर्जी भर देते हैं। तो बावर्ची से पूछते हैं कि इसे हम बनाते कैसे हैं। तो जियोंग कहती है कि गाय का दूध गर्म करने के बाद उसके ऊपर जो परत जमती है ये उससे बनता है। तो खिलजिम कहती है कि क्या बात है दीदी, तो इतने दिनों से आप दूध से यही बना रही थी। फिर हमें महाराज को दिखाते हैं जो मिंग से आए हुए दूतों की मांगों को देख रहे होते हैं। तो महाराज कहते हैं कि आपको इस बार 50 लड़कियां ज्यादा चाहिए और आपने पिछली बार के दूध की मांगे इस बार दुगनी कर दी हैं। तो क्या ये वाकई में सम्राट की मांग है। तो ये कौन कहता है कि जो सम्राट ने मांग रखी है वही हम आपसे मांग रहे हैं। तो महाराज कहते हैं कि फिर आपके सम्राट तो अपनी जुबान से बहुत जल्दी फिर जाते हैं। हमने पिछली बार ही कहा था कि दूध में लड़कियां नहीं दी जाएंगी और रही बात जिनसेक की तो उसकी क्वांटिटी इस पर डिपेंड करती है कि आप हमें उसके बदले में क्या देंगे। तो ये कौन कहता है कि हम आपको वही सब कुछ देंगे जो हमने पिछली बार दिया था। तो महाराज कहते हैं कि ये हमें वही सब देना चाहते हैं जो इन्होंने पिछली बार दिया था, लेकिन हमसे ये मांगे ज्यादा कर रहे हैं। फिर हमें शाही रसोई का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बावर्ची मियांग बटर को चखते हैं और कहते हैं कि अरे ये तो सुयू है जो हम चाय में डालते हैं। तो जियोंग कहती है कि अरे हाँ, यहाँ पर एक शाही चाय बनती थी जिसमें बटर डाला जाता था और उसे हम सुयू चाय कहते थे। तो हाँ, सुयू और बटर एक ही चीज होती है। तो बावर्ची मियांग कहते हैं कि पर तुम सुयू से क्या बनाने का सोच रही हो, आखिर तुम इस गीले आटे का क्या करने वाली हो। तो बावर्ची मियांग कहते हैं कहीं तुम इस गीले आटे को बाद में सुयू चाय में तो नहीं मिलाओगी ना। फिर जियोंग आज के नाश्ते के बारे में सोचकर स्माइल करती है। फिर हम देखते हैं कि जियोंग नाश्ता लेकर महाराज के पास पहुंच जाती है और फिर जब जियोंग के बनाए हुए मैक्रोन वहाँ पर रखे जाते हैं तो सभी मैक्रोन्स को देखने लगते हैं। तो यहीं पर हमारा फर्स्ट पार्ट खत्म हो जाता है। सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट।